प्रदेश पीएससी 2020 के सभी प्रश्न पत्रों का एक एक करके मैं विश्लेषण करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि आप प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10% अंक अर्थात 30 नंबर और बाकी प्रश्नों में 20-20 और 10 अंक कैसे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि मैं आपसे 10% भी नहीं कहता हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि GS1, GS2 और GS3 में केवल आप इस बात पर फोकस करें कि मुझे तीनों प्रश्न पत्रों में 20-20 अंक बढ़ाने हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसी प्रकार से चौथे और पांचवें पेपर में आप ये रणनीति बनाइए कि मेरे को केवल 10-10 अंक बढ़ाना है और छठा पेपर जो आपका होता है 100 अंक का, उसमें आप केवल 10 अंक बढ़ाने की रणनीति बनाइए। अब आप सभी प्रश्न पत्रों में जो आपकी रणनीति है, उस रणनीति का अगर आप क्रियान्वयन कर लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, तो आप जितना स्कोर करने वाले हैं उसमें 90 मार्क्स यानी 90 अंक बढ़ सकते हैं। आप 2018 का रिजल्ट उठाकर देखिएगा। प्रथम 100 जो मेरिट होल्डर हैं या प्रथम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, तो प्रथम 100 में आप देखेंगे कि पूरी मेरिट 900 से 1000 के बीच में पूरी कंप्लीट हो जाती है। यानी ये 100 अंक आपको कहाँ ले जा सकते हैं, इससे आप लॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें। अब हम आपको ये बताते हैं कि आप कहाँ गलतियाँ करते हैं और कहाँ आप चूक करते हैं, जिसके कारण जीएस में आपके जो अंक बढ़ सकते हैं, यानी 20 से 30 अंक आप ज़्यादा ला सकते हैं, वो अंक आप बढ़ा नहीं पाते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, प्रथम प्रश्न को ले लेते हैं, खंड आ। आप जानते हैं पिछले वर्षों में भी ये जो प्रथम प्रश्न है, इसमें इन्होंने सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और इसमें आप तीन जो भी आपको जानकारी है वो लिख करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी चुनौती दिख नहीं रही है। आप देख सकते हैं सभी प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी वही बात आती है कि आप उस प्रश्न के उत्तर में लिख क्या रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है, देवल, शायद ये कम लोगों ने पढ़ा हो, बाकी सभी प्रश्न ऐसे हैं जो सभी ने पढ़े। तो आप इन प्रश्नों में तीन जो बातें लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, इस पर आपकी स्कोरिंग निर्भर करेगी और कोई प्रश्न आपसे छूटे ना। और यदि आपको ये सरल प्रश्न भी छूट जाते हैं आपके, तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। अब देखिए यहाँ से आपके लिए चुनौती आती है। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 के सरसरी निगाह से पहले सभी 10 प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। फिर उनमें उन प्रश्नों को आप पहचानिएगा जिसमें लिखने में आपको कठिनाई हुई, या अभी आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको उनको लिखने में परेशानी महसूस हो रही है। तो इसमें दो तरह के प्रश्न ऐसे हैं जो आपके सामने चुनौती प्रस्तुत करते हैं। प्रथम श्रेणी में वो प्रश्न आते हैं जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, तो स्वाभाविक है कि वो प्रश्न तो छूटना ही है और आप उसको जबरदस्ती लिखेंगे
तो भी आपको अंक नहीं मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के समय खराब करना है। जैसे बालाथल संस्कृति क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शायद ही है किसी ने लिख पाया हो। तो ऐसे प्रश्न हर पेपर के अंदर होते हैं। अब ऐसे प्रश्न वो अभ्यर्थी कर सकते हैं जिनका नॉलेज काफ़ी व्यापक है, विस्तृत है, और वो अदर स्टेट की एग्ज़ाम्स भी देते हैं। तो हो सकता है उनमें से किसी ने इस प्रश्न को कर लिया हो। पर एमपीपीएससी जो फोकस्ड अभ्यर्थी हैं, वो तो शायद ही इस प्रश्न को कर पाए होंगे। बाकी आप देखिएगा सभी 9 प्रश्न जो हैं वो आपके करने लायक हैं। लेकिन इसमें अब आपको दूसरी चुनौती देखिए कहाँ आती है। दूसरी चुनौती आपको वो प्रश्न देते हैं जो बेहद सब्जेक्टिव होते हैं, यानी आत्मनिष्ठ प्रकार के होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा हाईली कंसेप्चुअल होते हैं। जैसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य पर निबंध लिखिए। प्रश्न को आप सबसे पहले बहुत सावधानी से पढ़ें। 2 कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं। एक तो आपको 50 शब्द में लिखना है और दूसरा निबंध शैली में लिखना है। तो ये आसान नहीं है। इसमें अगर आप फैक्चुअल लिखोगे तो वो निबंध शैली का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसके इस तरह के जो प्रश्न हैं उनकी शुरुआत जब आप करते हैं तो उसी से मूल्यांकनकर्ता समझ लेता है कि आपने उसको निबंधात्मक तरीके से लिखा है कि नहीं लिखा है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह शुरू करना चाहिए आपको कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य अत्यंत विपुल एवं विविधता संपन्न है। ये निबंध शैली है। और फिर उसको आगे आप विस्तार कर सकते हैं। अब एक और प्रश्न यहाँ पे आता है जो आपके लिए, आपकी जो स्किल है आंसर राइटिंग, उसके लिए चुनौती दे रहा है। अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मूल्यांकन शब्द की उपेक्षा नहीं करनी है आपको। मूल्यांकन भी करना है और धार्मिक नीति को भी बताना है, और वो भी 50 शब्दों में। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती है, और जो इस चुनौती में को अच्छी तरह से फेस करेगा उसको निश्चित है कि बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो आप इसकी शुरुआत करेंगे कि संपूर्ण जो मुगल शासन का दौर है, या यहाँ तक भी आप कह सकते हैं कि मुस्लिम शासन के इतिहास में अकबर की धार्मिक नीति उदार थी। तो उदार धार्मिक नीति के कुछ आप सिद्धांत बताइए उसके, और फिर अंत में उसकी नीति का मूल्यांकन कीजिए कि अकबर की नीति तत्कालीन परिस्थितियों से सामंजस्य एवं धार्मिक क्षेत्र में प्रयोग पर आधारित थी। ये उसका मूल्यांकन होगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप प्रश्न जैसा पूछा जा रहा है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए आप, और फिर उसको लिखिएगा। क्योंकि यदि आपने प्रश्न को ठीक से नहीं समझा, उसकी आपने आउटलाइन नहीं बनाई, आपने उसकी भूमिका और निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया, और शब्द सीमा पर ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप अच्छा स्कोर ऐसे प्रश्नों में नहीं कर सकते। और ये भी मैं यहाँ पे आपको बता देना चाह रहा हूँ, ऐसे प्रश्नों में जब आप उत्तर लिखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में पड़ जाते हैं। तो उससे आपका समय भी उसमें बहुत लगता है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों का आप ज़्यादा अभ्यास करें, उन प्रश्नों का अभ्यास ना करें जो आपको आते हैं। इसी प्रकार से देखिए आगे बढ़ते हैं हम।
भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ, 2.5 क्वेश्चन। ये प्रश्न भी आपके लिए एक चुनौती है कि आप किस प्रकार से गणतंत्र का उदय लिखते हैं। कई बच्चों ने इस प्रश्न को मुझे जब बताया कि सर हम इसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ते हुए और फिर भारत स्वतंत्र हुआ तो, और उसके बाद संवैधानिक विकास और फिर संविधान को जो हम स्वीकार करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, उसको उस तरह से लिखेंगे। और ऐसा जब वो बताए तो हमने कहा लिखो, तो उनका उत्तर 50 शब्द को क्रॉस कर गया। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। अगर आप उदय बताओगे उसका, तो आप काफी ज्यादा बैकग्राउंड में चले जाओगे, तो आप निश्चित है कि उसको वर्ड लिमिट के अंदर नहीं लिख पाओगे। तो आपको सीधा बताना है कि भारतीय जो गणराज्य है उसका उदय 26 जनवरी 1950 को होता है, और गणतंत्र के उदय के साथ भारतीय जो आपका भारत है, हमारा देश, वो एक गणतांत्रिक देश बन जाता है। और उस गणतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं उनका आप उल्लेख कर दीजिएगा, आपका उत्तर पूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बारे में विवरण दीजिए। ये प्रश्न आपको देखने में बड़ा सरल लगेगा, लेकिन इसको भी आप बहुत विशेष तरीके से लिख सकती थी। जैसे देखिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत एक नया राज्य मध्य प्रदेश नियत दिन 1 नवंबर 1956 को बना। इसमें निम्नलिखित राज्य क्षेत्र समाविष्ट हुए। समझ में आया आपको? तो इस तरह से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपका उत्तर दूसरों से विशिष्ट हो जाएगा और आपको ज्यादा अंक मिलेगा। अब हम बात करते हैं जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सरल प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है करीब आपको बालाथल संस्कृति, प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक साहित्य, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन और भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ। अगर आप इनको 4 प्रश्नों को भी ले लें 10 में से, तो इसका मतलब हुआ कि ये 20 अंकों के हो गए। अब 20 अंक में मान लेते हैं कि किसी को 12 अंक मिलते, किसी को 8 अंक मिलते। तो देखिए आप कैसे यहाँ पे अंकों को एक प्रकार से बटोरते हैं, ये आपकी स्किल है। क्लियर हो गया आपको? इसी प्रकार आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर बड़ा आपको निर्णायक अंक बटोरने में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बहुत डिसाइडिंग है। देखिए पहले 3 प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, तो इन प्रश्नों में जो आपकी समझ है और आप उसको किस ढंग से लिखते हैं, वो एक बड़ी चुनौती है आपको। तो प्रश्न संख्या 3.1, 3.3, सॉरी 3.2 और 3.4 ले लेते हैं, है ना। 3.3 आपको लिखना थोड़ा आसान है। तो अब इसमें देखिए, जैसे क्वेश्चन आया है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इस कथन के संबंध में आपका क्या मत है। पहले तो प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। वो पूछ रहा है, कथन दे रहा है और उसके आधार पर आपकी राय जानना चाहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अभ्यर्थी प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको वो नजरअंदाज करके वो उसको जो आता है वो लिखना शुरू कर देता है, और यहीं पर ये चूक हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभ्यर्थी लास्ट ईयर्स के पेपर्स का प्रैक्टिस नहीं करती। अब देखिए अभिमत इसमें कैसे लिखेंगे आप अपनी राय, कि सिंधु नदी घाटी क्षेत्र का नगरीय सभ्यता में परिवर्तित होना आर्थिक गतिविधियों में क्रमिक परिवर्तन का परिणाम था। मतलब
कि पहले इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी, फिर स्थायी कृषि पर आधारित थी, फिर उसके बाद जब मैच्योर हड़प्पन पीरियड आता है तो सरप्लस प्रोडक्शन पर आधारित हो जाती है, यानी अतिरिक्त उत्पादन, और वहीं से नगरीय सभ्यता का दौर शुरू होता है। इस सारे उत्तर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विजिल आईएएस इंदौर पर अपलोड किए हैं। विजिल आईएएस ऐप में जो फ्री स्टडी मटेरियल्स है उसमें भी हमने ये आपको अपलोड किया है सॉल्यूशन, तो उसको आप एक बार पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा और फिर समझिएगा, और आप जो समझ रहे हैं उससे इसकी तुलना कीजिएगा। इसी प्रकार से इसके अथवा में एक प्रश्न था कि गुप्त काल में कला एवं स्थापत्य के विकास का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बनिस्बत पहले प्रश्न की तुलना में आसान था, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ, यदि आप थोड़ा सा कठिन प्रश्न, चुनौतीपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो उससे आपकी अभियोग्यता भी दिखती है, स्वाभाविक है कि आपको अंक भी अधिक मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी, कथन आधारित प्रश्न थोड़ा लिखना अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल होता है, और इसलिए भी मुश्किल है इन प्रश्नों को लिखना, या जिन्होंने लिखा है उनको मुश्किल रहा होगा, क्योंकि कभी कथन आधारित प्रश्न पहले एमपीपीएससी में पूछे नहीं गए, इसलिए लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, तो निश्चित है कि उनको वहां पे कठिनाई आई होगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहा जाता है, इस कथन की विवेचना। देखिए, जब सबसे पहले तो जो कथन दिया रहता है उस कथन के बारे में आप स्पष्ट करिए कि इसका मतलब क्या है। तो आरसी मजूमदार का ये कथन है कि निस्संदेह मोहम्मद बिन तुगलक में विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, और इसी की पुष्टि में एक और कथन उसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को बुद्धिमान परंतु मूर्ख शासक भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि उसका व्यक्तित्व जो था वो अंतर विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। ये लिख के और फिर कैसे था एक एक करके उसको बताइए। कैसे? जैसे उसकी जो नीतियां हैं, कर वृद्धि की नीति है या राजधानी स्थानांतरण की नीति है, इस प्रकार से। और फिर आप लास्ट में ये भी बताइएगा कुछ विद्वानों के मत कि विरोधी गुणों के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उसको विरोधी गुणों का सम्मिश्रण नहीं मानते हैं, बल्कि वो बुद्धिमान मानते हैं। तो इस प्रकार से दोनों जो दृष्टिकोण हैं उनको लेते हुए अंत में फिर आपको ये सिद्ध करना रहेगा कि वास्तव में वो विरोधी गुणों का उसमें सम्मिश्रण था। तो देखिए, निष्कर्ष में हमने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की कार्यशैली से सिद्ध होता है कि उसका व्यक्तित्व कल्पनाशील, प्रयोगधर्मी, परंतु अदूरदर्शी और अव्यवहारिक था। ये दोनों बातें आ गई। तो विरोधी गुणों को अपन ने उसकी नीतियों के द्वारा समझाया, और अंत में फिर यह स्थापित कर दिया कि वो विरोधी गुणों का व्यक्तित्व था उसका। इसी प्रकार से आप देखेंगे इस कथन के अथवा में भी कथन वाला ही क्वेश्चन है, जो पहले वाले प्रश्न से अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन है। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया, इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए। बात समझ में आया? अब आपको ये प्रश्न लिखना भी थोड़ा सा मुश्किल या कठिन रहा होगा, जिनने भी पहला या दूसरा लिखा होगा। अब यहाँ पे ये समस्या है कि आप बच नहीं सकते, एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई है ना? तो यहाँ पे अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि दक्षिण के नासूर ने, अगर आप यहाँ पे नासूर को फोड़ा फुंसी समझोगे
तो आपका ये उत्तर पूरा गलत हो सकता है। और यदि आप इसका इंग्लिश पढ़ोगे ट्रांसलेशन, उसमें कैंसर लिखा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसमें लिखना क्या है। अब नासूर यानी कैंसर का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वो घटा देता है। इसी प्रकार से जो औरंगजेब की नीतियां थीं, वो शासन के स्थायित्व को धीरे धीरे क्या करती हैं, स्थिरता को धीरे धीरे कमजोर करती चली जाती है। और फिर जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन हो जाता है। इस प्रश्न का देखिए मैंने शुरुआत कैसे किया है, आप शुरुआत से ही समझ जाएंगे, क्योंकि जो भूमिका होती है वो पूरे प्रश्न का फेस होता है, आपका चेहरा होता है, उसको पढ़ करके आप सब समझ सकते हैं। जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का विनाश कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। ये बात किसने कही है? यदुनाथ सरकार ने। अब हमने लिखा उपरोक्त कथन का आशय। अगर आप ये मेंशन कर देते हैं कि ये फलाने इतिहासकार की बात है, तो ये आपकी अभियोग्यता में वृद्धि करती है, स्किल बताती है आपकी, और आपकी जानकारी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो उपरोक्त कथन का आशय क्या है? जिस प्रकार नासूर या कैंसर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाकर उसे जर्जर बना देता है, ठीक उसी प्रकार निरंतर संघर्ष यानी औरंगजेब की जो दक्षिण नीति है, ब्रैकेट में लिखते हुए, शासन व्यवस्था को कमजोर और जर्जर बना देता है। और फिर कैसे बनती है वो, उसकी नीतियों को 1 बाय 1 आप लिखिएगा और लास्ट में निष्कर्ष संपादित कीजिएगा कि कुल मिलाकर औरंगजेब की दक्षिण विजय की नीति मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण साबित होती है। तो तथ्यों के साथ आपने अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत किया और अंत में निष्कर्ष संपादित किया। तो ये प्रश्न कुछ चैलेंजिंग थे। इसी तरह से एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन कीजिए। देखिए, इसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप जैसे जो घटनाएं घटी उनको आप सीधे सीधे लिख दें, या फिर घटित घटनाओं को आप वर्गीकृत करके भी लिख सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो भी दिखाई देगा वहां पे। तो आप सबसे पहले तो दमदार भूमिका के साथ इसको शुरू करें, है ना, कि आंदोलन का मतलब ये होता है कि भाई आंदोलन का इतिहास क्या है, कब से शुरू होता है। तो 1907 में मध्य प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन के साथ मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत होती है। देखिए भूमिका कितनी प्रभावी है और कितना रिलीवेंट है, आप समझ रहे होंगे। फिर मध्य प्रदेश का संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो 2 तरह की विचारधाराओं से प्रेरित रहा है। पहली गांधीवादी विचारधारा और दूसरी क्रांतिकारी विचारधारा। और फिर जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित आंदोलन है उनको लिख लो, और फिर क्रांतिकारी जो विचारधारा से प्रेरित आंदोलन है उनको लिखिएगा, और लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा। तो आपका उत्तर संपूर्ण हो जाएगा, एक मॉडल आंसर भी हो जाएगा। इसके अथवा में जो प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थलों का विवरण दीजिए। देखिए प्रश्न को आप कैसे समझ रहे हैं उसी के आधार पर आपको अंक मिलता है, क्योंकि आप उसी के आधार पर उसका उत्तर लिखते हैं। यहाँ पे आप इस बात को अगर इग्नोर कर देंगे कि ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, इसका मतलब सीधा सीधा आपको पहले बताना पड़ेगा कि ऐतिहासिक एवं पर्यटन का मतलब क्या है। तो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों को भारतीय पुरातत्व विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और यूनेस्को द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से जुड़े हैं।
देखिए, ऐतिहासिक स्थल पर्यटन स्थल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। पर्यटन स्थल वो तब होंगे, तो ऐतिहासिक स्थल पर्यटन स्थल तभी होगा जब उसका रखरखाव होगा। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर आपने कोई ऐसा ऐतिहासिक स्थल लिख दिया जैसे हथनौरा, तो वो पर्यटन स्थल थोड़ी है ना, तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको सावधानी रखना है। फिर देखिए, अगले जो प्रश्न है सामान्य है, आप लोगों ने लिखे होंगे, समय की मर्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे आपको डिटेलिंग नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा। ये देखिए भूगोल है। अब पहले तो आप ये समझो कि भूगोल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत तथ्यात्मक होते हैं, उसमें कंसेप्चुअल चैलेंजेस नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ऐसे मान लीजिए आप, है ना। लेकिन फिर भी आपका जो लिखने का तरीका है वो तो हर जगह आप प्रभाव छोड़ भी सकता है और नहीं भी छोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न मुझे थोड़ा ठीक लगा, जिसमें आपको चुनौती मिल सकती थी, चुनौती थी, और आपने कैसे उसको डील किया है ये तो आप लोगों को ही पता होगा। मध्य प्रदेश की वन संपदा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, अब प्रश्न बड़ा सामान्य सा आपको दिख रहा है, लेकिन वन संपदा में आप कौन सी बातें लिखते हैं और कौन सी चीजें आप उसमें शामिल करते हैं, कौन से फैक्ट शामिल है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि वन संपदा का मतलब क्या होता है। तो वन संपदा को हमने कैसे लिखा, वन संपदा एरो लगाइए, वन धन प्रकृति प्रदत्त उपहार, ये होगी वन संपदा। अब क्या विशेषताएं हैं, उसमें भी आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सर्वे रिपोर्ट है 2021, उसको आधार बनाते हुए उसमें जो फैक्ट दिए गए हैं उन फैक्ट को अगर आप लिखेंगे तो निश्चित आपको इसमें 5 में से 4 अंक मिलेगा, 4 नहीं तो 3.5 अंक तो आपका कहीं नहीं जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आप किस तरह से पढ़ते हैं, इसमें कुछ प्रश्न चुनौतीपूर्ण हैं जो आपकी नॉलेज पर आधारित हैं, जैसे कि अंकीय प्रतिबिंब क्या होते हैं, स्थानिक आंकड़ों को परिभाषित कीजिए आदि। इनको भी लिखना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी आप देखेंगे जो प्रश्न हैं आपके काफी सरल हैं और आप उनको अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनमें एक प्रश्न थोड़ा सा मुझे स्तरीय प्रश्न लगा, बाकी तो आप देख ही रहे हैं, सिंपल हैं। आपदा निवारण क्या है, आपदा निवारण में जानकारी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब इसका इंग्लिश भी पढ़ेंगे आप, तो जानकारी को यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण था, और जिन लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा आपदा निवारण के बारे में, वो इसको अच्छी तरह से लिख पाए होंगे। तो इस प्रश्न में जानकारी जो है आपकी पास, जो भी सूचना है वो किस प्रकार से आपदा निवारण में मदद करते हैं, उनको आपको बताना था। तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था इसका इंट्रो कि आपदा निवारण आपदा प्रबंधन का महत्वपूर्ण घटक है। आपदा निवारण में वे सभी उपाय शामिल किए जाते हैं जो आपदा के प्रभाव को न्यून करते हैं, जैसे जागरूकता, भवन मानक, मानचित्रण, जोखिम विश्लेषण, आपातकालीन अनुक्रिया आदि। संक्षेप में आपदा निवारण आपदा पूर्व किए गए उपाय हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये बताया है कि आपदा के प्रभाव को न्यून हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास ये सब जानकारियां होंगी। जानकारी मतलब जन जागरूकता, लोगों को पता होगा किसके बारे में, बिल्डिंग जो कोड्स होते हैं, आपका रिसोर्स मैपिंग होती है या मैप्स होते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड मैप्स हैं, और जो आपका जोखिम विश्लेषण है, फिर आपका डिजास्टर रिस्पॉन्स है, उन सब से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो यदि आपको हैं तो आप
बहुत अच्छे तरीके से आपदा जो है उसको न्यून कर पाएंगे। तो इसमें भी आप 3 पार्ट बना करके अलग-अलग लिख सकते हैं कि जानकारी की भूमिका आपदा पूर्व कैसे होती है, जानकारी की भूमिका आपदा के दौरान कैसे होती है और जानकारी की भूमिका आपदा के पश्चात कैसी होती है। और फिर लास्ट में आप इसका महत्व बताइए जानकारी का कि आपदा निवारण एवं सूचना संचार प्रणाली की सूचना संचार प्रणाली की आपदा निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका है। खत्म बात, है ना। तो आपने वहां पे आईसीटी को बता दिया, क्योंकि आपका फ्रेमवर्क तो यही है जिसके माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचती है, राइट। इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न पत्र का विश्लेषण होगा। मैं तो आपको ये कहूंगा कि जब भी कभी आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते आप विभिन्न जो एग्जाम्स हैं स्टेट सिविल सर्विसेज की उनके प्रश्नों को भी आप लगाइएगा और उन प्रश्नों के सॉल्यूशन बनाइएगा। जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल विजिल आईएएस इंदौर पर यूपी पीसीएस 2022 का एक प्रश्न जो कि 125 शब्दों में पूछा गया था उसको मैंने पोस्ट किया है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसी प्रकार से इससे क्या होता है कि आपकी स्किल डेवलप होती है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप जनसंख्या पढ़ रहे पेपर 1 पार्ट बी में, तो आप कुछ ऐसे बनाइए जिसमें आपका जो जानकारी है उसको उसकी समझ बढ़े, आपकी इंफॉर्मेशन के लेवल पे ही ना रहें, आप कॉन्सेप्ट के लेवल पर भी जाने की कोशिश करें। जैसे अगर मैं कहूँ आपको एक प्रश्न लिखने के लिए दूं, आप इसको लिखिएगा और फिर समझिएगा कि आपको इसमें के बारे में कितनी समझ है। कि जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं बल्कि भविष्य की मानव पूंजी है, स्पष्ट कीजिए। देखिए मैंने ये प्रश्न अभी अभी बनाया, तो आपको जो भी जनसंख्या के बारे में जानकारी है वो जानकारी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डेवलप हो जाएगी। इसी प्रकार से आज हमने प्रथम प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया और कल मैं आपको GS2 का जो विश्लेषण है वो करेंगे। अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में जीएस के आप 20 से 30 अंक बढ़ाने की अपनी रणनीति बनाएंगे, तभी आप मेरिट सूची में ना केवल आएंगे बल्कि आप उच्च रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हो या आपको कुछ मुझसे जानना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी ये मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको, उस पर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा। सभी जगह सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन सब जगह हम इसको पोस्ट करेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे नंबर 87708785 8770 8785 53 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।